जम्मू कश्मीर के चुनाव चर्चा का विषय बने हुए, महत्वपूर्ण भी हैं, क्यों ना हो। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। हालांकि तब जम्मू कश्मीर राज्य के लिए चुनाव हुए थे, लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेश के लिए यहां की जनता वोट डालेगी। 370 और 35A के खात्मे के बाद पहली बार यहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इसलिए भी ये थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। लोकसभा चुनाव में ये दिखा कि पुरानी पार्टियों जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और कांग्रेस के लिए उनके दिलों में जगह कम हुई है। इन्हीं परिणामों को देखते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने सभी 90 सीटों पर गठबंधन का ऐलान कर दिया। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस 52 और कांग्रेस 38 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। दोनों पार्टियों के बीच अभी भी कुछ सीटों को लेकर पेंच फंसा हुआ है। वहीं इस गठबंधन के ऐलान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। वैसे बीजेपी के सामने गठबंधन चुनौती बन सकता है, लेकिन दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ ऐसे चुनावी वादे हैं जो कांग्रेस के लिए भी मुसीबत बन सकते हैं। बीजेपी अब उन मुद्दों पर कांग्रेस को एंटी नेशनल साबित करने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। गठबंधन का ऐलान होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी से 10 सवाल पूछे। इसके बाद बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने एक के बाद एक कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। जम्मू कश्मीर में हो रहे चुनाव में यह गठबंधन कितना कारगर होगा, वो भी ऐसे में जब लोकसभा चुनाव में जनता ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगभग नकार दिया था। साथ ही इस गठबंधन का विरोध बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। 10 साल के अंतराल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव हुए थे। कांग्रेस और वहां की एक क्षेत्रीय दल अलग अलग चुनाव लड़े थे, लगभग बेअसर साबित हुए। इसके बाद अब मजबूरी ऐसी बनी कि कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता कर लिया और गठबंधन का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद बीजेपी उन्हें न सिर्फ आईना दिखाना शुरू कर चुकी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पुराने बयानों को आधार बनाकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना तक शुरू कर दिया। पहले गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी और कांग्रेस से 10 सवाल पूछते हुए इस गठबंधन को अपवित्र करार दे दिया। इसके बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंडिया गठबंधन में उमर अब्दुल्ला की पार्टी को शामिल करने पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके कांग्रेस ने अपने देश विरोधी मंसूबे एक बार फिर सबके सामने रख दिए। इंडी गठबंधन की जो नेतृत्व कर रही है कांग्रेस ने अब्दुल्ला एंड सन्स फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सत्ता के लालच में बार बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने कश्मीर को बर्बाद करने वालों के साथ फिर से गठबंधन किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 दशक तक लगातार कश्मीर को पीछे धकेलने का काम किया है, साथ ही आतंकवाद, अलगाववाद और जिहाद को पोषित करने का काम किया है। सत्ता के लालच में बार बार देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ फिर से गठबंधन कर दिया है, जिन्होंने 3 दशकों तक लगातार कांग्रेस कश्मीर को 3 दशकों तक लगातार पीछे धकेलने का काम किया। आतंकवाद को, अलगाववाद को, जिहाद को लगातार पोषित करने का काम किया। अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो गया और इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इस निर्णय ने राजनीतिक माहौल को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। 370 के हटने के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी मुख्य धारा की पार्टियों ने अपना राजनीतिक प्रभाव काफी हद तक खो दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP अपने आधार को मजबूत करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने जम्मू और कश्मीर में अपना राजनीतिक दायरा बढ़ाने की कोशिश की है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे उनका राजनीतिक आधार मजबूत हुआ है। कांग्रेस एकमात्र ऐसा दल रहा है जिसने जम्मू कश्मीर में 3 बार सरकार बनाई है, लेकिन आज हालात बिल्कुल अलग है। संगठन में पुराने और अनुभवी चेहरों की कमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।
देखिए, आमतौर पर आप बहुत बहस सुनते होंगे, इसको लेकर कई आरोप प्रत्यारोप जम्मू कश्मीर की राजनीति के आप सुनते होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आज आप जम्मू कश्मीर की सियासत को समझ भी पाएं, समीकरण वहां के क्या कहते हैं, और इसमें मेरी मदद करेंगे प्रोफेसर रंजीत मिश्रा जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ दो मेहमान मेरे साथ कश्मीर को जानने वाले ऐसे जुड़ रहे हैं जो बहुत करीब से कश्मीर को जानते हैं और यहाँ की सियासत को जानते हैं, जिनमें अश्विनी भट्ट हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, और गौरव कपूर हैं, जो कि नेता हैं जेकेएनसी के। अश्विनी जी आपका, गौरव आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गौरव जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, आप लोगों की मांगे एक बार बताइए, आप लोग क्या क्या करने वाले हैं, जनता के बीच किन मांगों के साथ जा रहे हैं? देखिए, जो हम हमारा मैनिफेस्टो जो लाया गया है उसमें हमने काफी वो बातें मेन रखी हैं जो पिछले 10 साल से जम्मू कश्मीर की आवाम जिस चीज के लिए तरस गई थी, जिसमें हमने, आप देखिए, हमने वुमेन्स को पावर करने के लिए कहा गया है। उसके बाद हमने जो जो हमारे वीकर सेक्शन है उसको फ्री सिलेंडर्स जो हैं साल में दिए जाएंगे, उसके लिए काम किया है। बिजली जो है उसको फ्री के लिए कहा गया है। ऐसे करते करते हमारे काफी जो हमारे पॉइंट्स है जो हमने रखे हैं और जो बड़े इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि मैं इस चीज की मुबारकबाद अपनी पार्टी को दूंगा कि हमने उन मुद्दों को चुन के आज लोगों के सामने लाए हैं जो जो सच में जम्मू कश्मीर इसमें की आवाम जो है, गौरव भाई, जिन इसमें मुद्दों के आपने लिए वो बड़े टैक्स मुद्दे देंगे। नहीं बताए जो ज्यादा बड़े मुद्दे हैं सियासी तौर पर, जैसे 370, जैसे कि बकरवाल पहाड़ी समाज का आरक्षण। इन दो मुद्दों पर आपकी राय क्या है? देखिए, जहां तक 370 की अगर आपको बात बताएं, 370 एक स्पेशल स्टेटस था जिसमें जम्मू कश्मीर की जो आवाम है उसके लिए ये एक पूरे हिंदुस्तान में अलग पहचान थी उस स्टेटस से। जैसे कि आज आपने देखिए कि बाकी स्टेट के जो लोग हैं, जो लीडरशिप है, वो मांगती है स्पेशल स्टेटस। हमारा तो स्पेशल स्टेटस जो है वो छीना गया। हम तो बिल्कुल, हमने तो ये हम तो जब फिर भी से लागू इलेक्शन से करवाना, बाद आप ये देखिएगा, आपका एक बड़ा वादा है, आपने बड़ा वादा फिर से लागू करवाना। बकरवाल पहाड़ी समुदाय, इनके आरक्षण को लेकर आप क्या कह रहे हैं? देखिए, जहां तक पहाड़ी को जो स्टेटस दिया गया है, हम कहीं ना कहीं समझते हैं कि मुझे लगता है कि कभी कहीं ना कहीं जो बकरवाल है उनको आपने स्टेटस देने से पहले बकरवालों को कहीं ना कहीं आपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। आज के टाइम जो जो बकरवाल जो है वो समझते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे साथ एक धोखा किया गया। जहां तक जो स्टेटस था, जो हमारा जो सबसे प्राइम राइट, जो स्टार्टिंग से उनको जो बकरवालों को जो राइट मिला था, उस राइट के बीच कहीं ना कहीं जो है खलल का काम हुआ है। और ये मैं समझता हूं कि बढ़िया। ये मैंने इस आपसे चीज को शुरुआत समझना इसलिए पड़ेगा। की क्योंकि अब मैं प्रोफेसर मिश्रा के पास जाना चाहूंगा। प्रोफेसर मिश्रा, इन दोनों चीजों पर आपकी राय, कांग्रेस का स्टैंड क्या है? क्योंकि बीजेपी आपको इसी पर घेर रही है। अनिरुद्ध जी अभी ये मुद्दे और जरा डिटेल में उठाएंगे, हो सकता है कुछ और मुद्दे उठाएं, लेकिन कांग्रेस का स्टैंड क्या है? आप चले तो गए नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, लेकिन वो जो वादे कर रहे हैं उनको लेकर आपकी सोच क्या है? देखिए प्रवीण जी, आज गृह मंत्री से लेकर और सभी भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों की भाषा आप सुना रहे थे। वास्तव में क्या है, ये बौखलाहट है इनकी। बौखलाहट क्यों है? क्योंकि पीडीपी के साथ ये पहले अलायंस कर चुके हैं। और आपको याद दिला दूं कि जब पीडीपी के साथ इन्होंने अलायंस किया था, उस समय पीडीपी के मैनिफेस्टो को क्या भारतीय जनता पार्टी ने नहीं पढ़ा था? उसमें कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान दोनों की करेंसी का प्रयोग होगा। भारतीय जनता पार्टी उस पर क्यों चुप रही? दूसरी बात कि वहां पर तो स्वशासन की बात वो कर रहे थे, सेल्फ रूल का पूरा डॉक्यूमेंट उन्होंने दिया था, तो क्या भाजपा उससे सहमत थी? मैं प्रोफेसर मिश्रा निश्चित तौर पर यह सवाल रखूंगा, और विश्वास जानिए ये मेरे जहन में है, मैं पूछ लूंगा ये सवाल। लेकिन मेरा प्रश्न अभी आपसे ये है कि 370 और ये आरक्षण का मुद्दा, खासतौर पर 370 को लेकर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? देखिए प्रवीण जी, पहले भी मैंने उस पर कई बार अपना आपने मेरे साथ भी चर्चा में कहा है, आपने मेरे साथ भी चर्चा में कहा है, मैं जानता हूं। कांग्रेस पार्टी, हाँ, कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा तत्काल बहाल करने के पक्ष में है। जो हमारे आदरणीय नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी और आदरणीय खड़गे साहब, दोनों ने भी जम्मू कश्मीर के अभी जो दौरा हुआ है उनका, वहां भी उन्होंने स्पष्ट किया कि यहाँ पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। और उन्हें उम्मीद भी थी कि ये चुनाव की घोषणा से पहले उसकी घोषणा करेंगे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं होने दिया। जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ देखिए सरकार चलाने की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी तो पहले भी वहां सरकार चला चुकी उनके साथ। कांग्रेस का भी उनसे समझौता रहा, पीडीपी के साथ भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बना चुकी है वहां।
तो कोई अछूते दल नहीं है। रहा कुछ मुद्दों पर आपसी सहमति बनती है, कुछ पर नहीं बनती है, ठीक तो है, उसके लिए मैं कॉमन समझ गया। मिनिमम जैसा मैंने प्रोग्राम शुरुआत में बनते कहा हैं प्रोफेसर और मिश्रा उस कि मैं कॉमन चाहूंगा कि मिनिमम दर्शक प्रोग्राम जो के हैं आधार पर आगे दर्शक की जो हैं वो रणनीति थोड़ा तय जम्मू कश्मीर की राजनीति को समझ भी पाए इस चर्चा में। आप इतने अच्छे मेहमान मेरे साथ, इतने जानकार लोग बैठे हैं, कश्मीर को जानने वाले बैठे हैं, आप सियासी दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले बड़े चेहरे, तो जनता जो है, दर्शक जो है, वो थोड़ा जम्मू कश्मीर की सियासत को भी समझे। अनिरुद्ध जी, ये बात सही है। देखिए, मैंने शुरुआत इसीलिए गौरव जी के साथ में की थी ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि ये एक विरोध है जो अभी पैनल पर भी बहुत स्पष्ट हो गया कि कुछ चीजों में विरोध होता है। प्रोफेसर मिश्रा ने उस बात को कह दिया, लेकिन इसके बावजूद आपने भी कई समझौते किए हैं और उसके बावजूद कि उन लोगों की शायद जो वादे रहे हैं वो आपसे मैच नहीं करते, आप उनका समर्थन नहीं करते। इनसे क्या आपत्ति है अगर इनका कोई कॉम्बिनेशन बन जाता है तो? प्रवीण जी, बात ये है कि जब पीडीपी के साथ समझौता हुआ था तो पोस्ट प्री इलेक्शन कुछ नहीं था, एक सर्टेन ड्यूरेशन थी, क्योंकि वहां पे कियोस्क नहीं क्रिएट किया, क्योंकि वो बॉर्डर स्टेट है और एक ऐसा स्टेट था कि बगल में पाकिस्तान जैसे पड़ोसी हैं, तो वहां पे कियोस्क नहीं क्रिएट किया जाना चाहिए था। इसलिए देखते हुए कि हित को देखते हुए, राज्य के हित को देखते हुए सरकार बनाई गई और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय किया गया। लेकिन कुछ ही महीने से ये देखा गया कि इनके साथ सरकार नहीं चलाया जा सकता और कुछ ही महीने में वहां से हम लोग बैकआउट हो गए, सरकार उनके साथ नहीं चलाए। उसके बाद ये बात आती 370, 35, ये दलितों का आरक्षण, इन सब मुद्दों पे इनका क्या कहना है? इन पे तो कुछ बोल नहीं पाते हैं। आते हैं दिल्ली के अंदर तमाम भाषण देते हैं। भाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस खुल के बोल रही है कि 370, 35 ये हम लेके आएंगे, दलितों, बकरवाल, पहाड़ियों सबका आरक्षण, गुर्जर का सबका आरक्षण वहां पे हम खत्म कर देंगे, जिनके पास कभी राइट्स नहीं था। वहां पे कुछ समुदाय ऐसे थे प्रवीण जी जिनको राइट्स नहीं था, 370, 35 ये हटने के बाद में उनको चुनाव में अधिकार मिला, चुनाव में वोट करने का, जो कि राइट्स नहीं था इनके पास में। 3-3 बार कांग्रेस की सरकार रही है। उसके बाद में कई ऐसे मुद्दे हैं कि वहां पे भाई की जो पत्थरबाज है उनको हम नौकरी देंगे, उनको हम सरकारी संरक्षण, हम वहां पे क्या कहते हैं, युवाओं को पढ़ने के बजाय तो हम बीच में सेपरेटिस्ट उनके साथ बात करेंगे, अलगाववादियों के साथ में। तो इन सब चीजों को लेके भाई आपका कहना क्या है? आप तो बड़ी बड़ी बातें करते, किसका कंधा झुका, किसका कंधा टेढ़ा है, कौन झुक के बात कर रहा है, कौन कंधा उचका के बात कर रहा है। पश्चिम बंगाल में आप जा नहीं सकते हैं। अरे भैया, आप नहीं जा सकते, बताओ, हम लोग चंदा लगवा दें, आप चले जाओ, राहुल गांधी जी चले जाए, क्योंकि फ्लाइट का टिकट हो सकता है उनको महंगा लगता हो, तो चले जा सकते हैं, लेकिन वो सब नहीं करेंगे। वो वहां पे जाएंगे, उनका सीधा एक ही एजेंडा है कि देश को बांटो। देश विरोधी अगर कुछ भी, वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते तो ठीक चलता, कोई बात नहीं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, विरोध करते कोई बात नहीं, उनका विरोध करिए, लेकिन उनका विरोध होता कहां पे है? तो विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते हैं। ठीक है, हम चलिए इसी मुद्दे पर जरा थोड़ा सा बने रहते हैं और अश्विनी जी को शामिल मैं करूंगा, क्योंकि अश्विनी जी थोड़ा इस यहाँ की जो कश्मीर की स्थितियां हैं, 370 हटने के बाद 370 रहते हुए उन स्थितियों को जानते हैं। अश्विनी भट्ट जी, कितना इफेक्ट आप देखते हैं इस बार के चुनाव में 370 धारा को लेकर? कोई भी बात कही जाए, चाहे वो पूर्ण राज्य का मुद्दा उठाया जाए, चाहे इसको रीइंस्टेट करने की बात कही जाए, या कोई और मुद्दा हो, कितना असर जमीन पर इन चीजों का इस वक्त जम्मू कश्मीर में है? नमस्कार प्रवीण जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। देखिए, JNK की जो पॉलिटिक्स है, इसको परिप्रेक्ष्य में रख के ये जो मैनिफेस्टो है, ये जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज जो हैं नेशनल, वहां पे कांग्रेस का तो कोई वजूद है नहीं, बीजेपी का कोई कार्डर पहले से भी ज्यादा कोई वहां पे फुटहोल्ड नहीं था। अब दो पार्टीज हैं जो सेपरेटिस्ट नैरेटिव को पैंडर करने के लिए, उनको अपने उकसाने के लिए और अपने साथ मिलाने के लिए, वो उनमें होड़ लगी है, कंपटीशन है। वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP। वो ये है ना कि हम एक दूसरे से कौन कट्टर ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैं अभी मैनिफेस्टो देख रहा था। ये 370 हटाने की बात तो ठीक है, वो कर रहे हैं, वो हटा नहीं पाएंगे, वो बात अलग है, बिकॉज स्टेट का उसमें वो नहीं, स्टेट में के वो राइट्स नहीं है। आपको पार्लियामेंट कोरा वादा है, एक लाइन में कहा जाए तो कोरा वादा है। हाँ, तो अब अगर आप थोड़ा माइन्यूटली इसको देखो और लोकल परिप्रेक्ष्य में मैं डालता हूं इस बात को, ये शंकराचार्य जो मंदिर है, जो हिल है, उसको ये तख्ते सुलेमानी कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसका नाम। ये जो हारी पर्वत है, जो दोनों शंकराचार्य पर्वत और हारी पर्वत, हम हिंदुओं के आस्था का हजारों साल से वहां पे उसकी प्रेजेंस है।
हरी पर्वत को ये कोहे मरान कन्वर्ट का नाम जो है कन्वर्ट बदलना करना चाहते चाहते हैं। तो इनका तो देखो, इनकी मानसिकता इतनी कम्युनल मानसिकता से इतने ग्रस्त लोग हैं ये, कि हम हिंदू पूरे समुदाय को वहां से तो निकाल ही दिया, बट उनके जो मंदिर, उनके जो नाम हैं, ये जो हिस्टोरिकल नेम्स हैं, हिंदू नेम्स हैं, वो तक उनके अंश तक मिटाने की ये मानसिकता है। ये तो चलो मैं समझ सकता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक लोकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, और इनका इतिहास है, कम्युनल और अलगाववाद के साथ इनका है। बट मैं हैरान हूं कांग्रेस से। कांग्रेस ने इतिहास से भी कुछ सीखा नहीं। कांग्रेस पार्टी, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस प्रेसिडेंट और राहुल गांधी वहां जाके इसका सपोर्ट करते हैं, और पूरे मीडिया के मुंह में दही जमी है, उनको कोई नोबडी इज काउंटरिंग देम, उनको इस बात पे कोई घेर नहीं रहा है यहाँ पे, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। मैं 30 सेकंड और ले लूंगा आपकी। जेएंड के पूरा कश्मीर का जो सो कॉल्ड कश्मीर इशू है, अगर आप इसको थोड़ा सा एनालाइज, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में एनालाइज करें, ये दो फैमिलीज की वजह से वहां जो भी पिछले इतने सालों से वहां पे ये जितनी भी चल रही है, दो फैमिलीज की है, एक अब्दुल्ला फैमिली और गांधी फैमिली। ये स्टार्ट हुआ 542 राज्य थे, 542 राज्य थे 1947 के बाद, जिनका विलय हिंदुस्तान के साथ उसी एग्रीमेंट ऑफ एक्सेशन के द्वारा हुआ जो वहां के महाराजा ने किया था। बट क्योंकि नेहरू और शेख अब्दुल्ला की आपस में जो है फैमिली बॉन्डिंग थी, उन्होंने उसको डिरेल किया। अब वहां से भी नहीं सीखे, उसके बाद ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। उसके बाद उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी ने जो बचा कुचक था उसकी 86 की ये बात किसी से छिपी हुई नहीं कि वहां की स्थानीय राजनीति जो है वो कहीं ज्यादा भारी पड़ती है जो सच्चे हित होते हैं कश्मीर के। गौरव भाई, मैं आपसे और प्रोफेसर मिश्रा से इस पर जरूर टिप्पणी लूंगा। इस सबके बीच में महबूबा मुफ्ती ने अपना एक रिएक्शन दिया है, वो जरा दर्शकों को सुनवा देते हैं। अलायंस तो बहुत दूर की बात है, सीट शेयरिंग तो बहुत दूर की बात है। अगर कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे एजेंडे को अपनाने के लिए तैयार है कि रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर जरूरी है, टॉप प्रियॉरिटी है, रास्ते खोलना, बाकी हम बोलेंगे उनको आप भी सारी सीटें लड़ो, हम आपके पीछे चलेंगे। बिकॉज मेरे लिए रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। जम्मू कश्मीर के लोगों की इज्जत नफस जो इस वक्त रोंदा जा रहा है, हर इलेक्शन हमारे लिए जरूरी, चाहे कॉर्पोरेशन का हो, पंचायत का हो, असेंबली, क्योंकि ये हमारे लिए एक रास्ता है। जम्मू कश्मीर की मुश्किलात, चाहे वो डेवलपमेंट की हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की हो, चाहे वो रेजोल्यूशन की हो, ये एक रास्ता है, इसको हम गैर जरूरी नहीं समझते, इम्पोर्टेंट समझते। तो बिल्कुल ठीक अश्विनी भट्ट जो अभी कह रहे थे कि एक से बढ़कर एक आगे निकलने की होड़ चल रही है और इसमें हिंदू हितों का ध्यान नहीं रखा जा रहा, जो अश्विनी भट्ट जी का जैसा कहना है गौरव जी। दूसरा, कई नाम बदलने की बात कही जा रही है और इतिहास से आपने सबक नहीं लिया। आपने नहीं, मतलब कांग्रेस के बारे में वो कह रहे थे, पर ठीक है, आप भी उसमें एक पार्टी हैं जी। मैं उम्मीद करता हूं कि जब ये दोनों प्रवक्ता बोल रहे थे तो मैंने इनके बीच नहीं बोला, क्योंकि इन्होंने काफी इल्जाम जो है वो मनगढ़ंत लगाए। मैंने नहीं बोला, मुझे लगता है कि अब मैं जवाब दूंगा और ये आराम से सारे सुनेंगे। मैं भाजपा के मित्रों को ये चीज बोलना चाहूंगा सबसे पहले कि आज वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहते हैं कि अलगाववादी पार्टी है, ये एंटी नेशनल पार्टी है, ये है। हाँ, मुझे बताइए, जब एनडीए की सरकार, अपना एनडीए की सरकार जब थी वाजपेयी साहब की, तब उमर साहब को आपने अपनी गवर्नमेंट में मिनिस्टर लिया था, क्या उस वक्त आप भूल गए थे कि ये एंटी नेशनल पार्टी है, इसको क्यों हम अपने साथ ले रहे हैं पावर में? जिस दिन हटेगा उस दिन यहाँ पे तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे बीच के साथ आप बात करने के लिए अनिरुद्ध जी बोलने दीजिए, सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास ही आ जाता हूँ। खत्म करने दें। बोलिए गौरव जी, बोलिए। मैं ये चीज, दूसरा मैं अश्विनी जी को ये चीज कहना चाहता हूं कि आप जिस आधार जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आप कहते हैं कि मैंने मैनिफेस्टो पढ़ा है, आप मुझे बताएं हमने कहां लिखा है कि हम किसी जगह का जो है नाम जो है हम बदलेंगे। ये गंदी राजनीति मुझे लगता है कि अश्विनी जैसे कुछ लोग करते हैं, जिनकी वजह से नफरत जम्मू कश्मीर में आपस में हम लोगों के बीच जो है वो पहले। आप मुझे बताएं 96 में जब पीक में मिलिटेंसी थी, तब
सेंटर की सरकार जो थी वो हुर्रियत के दरवाजों पे, शबीर शाह के दरवाजों पे, कईयों के दरवाजे पे गई कि आप जम्मू कश्मीर को संभालिए, लेकिन उस वक्त जम्मू कश्मीर को संभालने के लिए, हिंदुस्तान के साथ जोड़ने के लिए को आगे आया था वो 96 में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब आए थे। आज आप हमारे ऊपर इस तरीके के जो एलिगेशन लगाते हैं, मुश्किल दौर में जम्मू कश्मीर को संभाल के रखा हिंदुस्तान के साथ, उसमें सबसे बड़ा रोल अगर किसी ने किया वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया। आपको याद होगा जब हमारा प्लेन हाईजैक हुआ, दिल्ली की सरकार ने कहा कि अगर महमूद जहां सेंट्रल जेल में है, जिन्होंने डिमांड रखी कि उसको छोड़ा जाए, लेकिन उस लोगों में किसी ने स्टैंड लिया, वो फारूक अब्दुल्ला साहब थे जिन्होंने कहा कि मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। आज डॉलर जो हमारे चीफ थे आईएमबी के, वो उस वक्त दिल्ली से जम्मू आए और फारूक साहब के सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पे पाँव रख रहे कि आप इसको छोड़िए। उस वक्त फारूक साहब ने कहा कि इसके लिए, इसको पकड़ने के लिए कि हमारे कितने फौजियों ने कुर्बानी दी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको कुल मिला के फारूक अब्दुल्ला सेपरेटिस्ट के साथ में है, या फिर कुल मिलाकर उनको ये कहना कि वो कोई देश के खिलाफ है, ये बात गलत है? गौरव कपूर जी की बात का लब्बो लुआब है। हाँ बोलिए अश्विनी जी, बोलिए। प्रवीण जी, मैं आपको ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो मैं आपको अभी व्हाट्सएप कर दूंगा। गौरव जी ध्यान से सुनिए और मुझे बताइए आपका मैनिफेस्टो क्या नहीं है। आई विल रीड इट वर्बटम, कोट, वी विल असेस द फीजिबिलिटी ऑफ कनेक्टिंग तख्ते सुलेमानी ब्रैकेट में छोटे अक्षरों में शंकराचार्य हिल विद कोहे मारान ब्रैकेट में छोटे शब्दों में हरि पर्वत। ये आपके मैनिफेस्टो से पढ़ रहा हूं मैं, ये आपके मैनिफेस्टो से पढ़ रहा हूं मैं। ये गंदी राजनीति करना बंद करिए गौरव जी। यहाँ पर तो आपकी बात ही पूरी पलट गई एक तरीके से। आपकी बात को झूठा साबित कर दिया इन्होंने, अश्विनी भट्ट ने। देखिए मैं चाहूंगा कि आपके चैनल के ऊपर हमारा मैनिफेस्टो बताया जाए। ये जो मेरे हाथ में पकड़ा है, आप मुझे बताएं कि कहां पे ये लाइन हमने लिखी है, कहां पे हमने ये चीज कहा कि हम इस तरीके के जो नाम है वो बदलेंगे और इस तरीके की। आज मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, आप मुझे मैंने वर्बटम आपके मैनिफेस्टो से पढ़ा है। इनके मैनिफेस्टो का पॉइंट नंबर बता दीजिए, हो सकता है सीमित को। आप बताएं जी, बिल्कुल बताएं। पॉइंट नंबर 6, जहां आप गंडोला सिस्टम की बात कर रहे हैं, जरा पढ़ें उसको। पढ़िए गौरव जी, पॉइंट नंबर 6। गंडोला कनेक्टिविटी की जो आप बात कर रहे हैं उसको वर्बटम पढ़िए जी। देखिए पॉइंट नंबर 6 जो है उसमें आप मुझे बताएं ना, ये पॉइंट नंबर 6 है, इसमें लिखा है वी विल फॉर्मेट द पॉलिसी ऑफ रेगुलेशन इन द टाइम बाउंड मैनर ऑफ द। इसमें हमने तो ये कहा है गंडोला कनेक्टिविटी का पॉइंट पढ़िए। अब जहां आप बोल रहे हैं कि आप शंकराचार्य पर्वत और हरि पर्वत को गंडोला से कनेक्ट करेंगे, वो पॉइंट पढ़िए वर्बटम। मैं वही तो आपको पूछ रहा हूं, आप जो पढ़ रहे हैं मैंने, पर मुझे बताया ना पॉइंट कहां है। हमारे जितने पॉइंट्स है, 1 पॉइंट नेशनल यूनिटी के ऊपर है, सेकंड पॉइंट रीजनल पॉलिसी के ऊपर है, थर्ड पॉइंट हमारा जेके मुस्लिम उसके ऊपर है, पांचवा हमारा जो पेज नंबर इसका पेज नंबर 30। अश्विनी जी, ये आप कहां से पढ़ रहे हैं? इनके मैनिफेस्टो को आप कहां से पढ़ रहे हैं? इनके मैनिफेस्टो के इस फोटो का कॉपी मैं अभी आपको भेज देता हूं। I'll send it across to you। और दूसरी बात यह है कि देखिए गौरव कपूर पार्टी के प्रवक्ता है, मुझे उनकी बात सुननी पड़ेगी। अगर वो कोई चीज को मना कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, तो मैं उसको कैसे मान सकता हूं? पार्टी के प्रवक्ता हैं, औपचारिक तौर पर निर्धारित किए गए हैं। अगर वो इस चीज को डिनाई कर रहे हैं तो कैसे स्वीकार कर सकते हैं? फिर भी आप भेजें, उसको चेक करते हैं। हमारे 15 मेन पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हमारा मैनिफेस्टो जो है वो बनाया गया है, और उसके ऊपर आप ठीक है गौरव जी, आप अभी इस चीज को डिफेंड करेंगे, लेकिन हम सब जानते हैं कश्मीर की राजनीति और वहां की मजबूरियां, जो दोनों प्रमुख दल वहां के हैं उनके लिए बिल्कुल अलग है। अनिरुद्ध जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे थे। प्रवीण जी, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि कांग्रेस इसको इंडोर्स करती, सैफुद्दीन सोज कांग्रेस के नेता उसको इंडोर्स करते, कांग्रेस के जितने नेता सब इसको इंडोर्स करते हैं। दिक्कत कांग्रेस के साथ हमेशा रही कि यासीन मलिक कभी दामाद बना के रखते हैं, सेपरेटिस्ट के साथ बात करते रहते हैं। लेकिन प्रोफेसर रंजीत मिश्रा, आप बड़ी देर से सुन रहे हैं, अब क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस आपके साथ में है तो बहुत सारी चीजों में आपने, हालांकि पहले आप बड़ी सरलता से बात को रखते हैं, आपने कह दिया कि कई चीजों में मतभेद होते हैं और पहले भी ऐसे कॉम्बिनेशन बनते रहे, पर ये राजनीतिक मजबूरी क्यों? और आपकी जमीन जो है वो इस समय आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सहारे आपका कुछ नैया पार लग जाएगी जम्मू कश्मीर में, ऐसा कुछ है? प्रवीण जी देखिए, एक बात समझने आऊंगा अनिरुद्ध जी, आपसे संपर्क टूट गया था। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता से लेकर और इनके प्रवक्ता तक की बौखलाहट क्यों है? अंदर खाने ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से अपना अलायंस करना चाहते थे, वो नहीं हो पाया,
तो इनको लगता है कि अब वैसी स्थिति में अब इन पर प्रहार करो। अरे भाई, अभी गौरव जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उस समय तो बहुत अच्छी पार्टी थी, जब केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार में उमर अब्दुल्ला साहब कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए थे, उनके साथ इन्होंने सरकार चलाई, तब वो अलगाववादी नहीं थे। आज उनसे अलग हैं तो अलगाववादी हो गए। पीडीपी के साथ इन्होंने सरकार चलाई, उसका मैनिफेस्टो प्रवीण जी उस समय आपने रोक दिया था। मैं आपको बता दूं कि उस समय जब उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को इन लोगों ने बनाया था, बीजेपी और पीडीपी ने, वही बीजेपी जो अपने को बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी कहती है, तो उसके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में था कि अटल जी के मार्ग का अनुसरण करते हुए हम हुर्रियत से बात करेंगे। हुर्रियत से बात करने का भरोसा दिया था इन्होंने। तो वो इनका अलगाववादी प्रवृत्ति नहीं है। और उस समय पीडीपी के साथ शासन चलाना या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ शासन चलाना वो बड़ा अच्छा था। और अगर कांग्रेस पार्टी का गठबंधन उन दलों से हो जाए तो फिर वो अलगाववादी हो जाती है। ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना इनका, इसको पूरा देश अब समझ चुका है और मुझे नहीं लगता है कि ये दाल इनकी अब गलने वाली है वहां। दूसरी बात, एक बात समझिए कि अभी लगातार इनकी प्रवृत्ति क्या है कि वहां चुनी हुई विधानसभा की जगह उपराज्यपाल के माध्यम से शासन चलाएं। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि हाल में राज्यपाल के शक्तियों में काफी इजाफा भी इन्होंने किया है, क्योंकि इन्हें पता है कि विधानसभा चुनाव तो हारेंगे, तो राज्यपाल को इतना शक्तिशाली कर दो कि उनके माध्यम से फिर अपनी चलाती रहें। वो भी नहीं चलने वाली है। प्रोफेसर मिश्रा ने कई बातें कही हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ, वो सवाल के तौर पर भी जाती हैं। अनिरुद्ध जी कुछ कहना भी चाह रहे थे, मेरा एक सवाल भी मैं उसमें जोड़ देता हूं, आप जो कहना चाहते हैं वो कहिएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 370 को हटाया, पूरे देश में तो एक मैसेज दिया, वहां जो कश्मीर की पॉलिटिक्स है उसमें बीजेपी के पैर कहां दिखाई देते? आपका स्टेक क्या है? प्रवीण जी बिल्कुल स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल, मोदी जी का बिल्कुल कमिटमेंट था कि 370, 35A को हटा के और जम्मू एंड कश्मीर को एक विकास की मुख्य धारा में लेके आना, जहां पे इन लोगों ने उसको मुख्य धारा से हटा दिया था। भाई, आप एक देश में दो संविधान और दो निशान थोड़ा चलता है, ये कभी नहीं चल सकता। कौन से देश में था? लेकिन मैं इस बात को दो पार्ट में कहना चाहूंगा, आप मुझे थोड़ा समय दे दीजिएगा। पहली चीज ये है कि इनकी क्रोनोलॉजी समझिए, कांग्रेस से ज्यादा नेहरू एंड गांधी जी की, जो राहुल गांधी की, इनकी क्रोनोलॉजी समझिए कैसे थी। भाई, जब 1947 में जब उस पर अटैक किया जाता है कश्मीर पे, तो वहां पे क्या था कि हम तो सेना नहीं भेजेंगे, तो भला करिए सरदार पटेल जी का उन्होंने जबरदस्ती वहां आर्मी चीफ को कहा कि भाई आपको आदेश मिल गया। ये मैं नहीं कर, तो बुक्स में कोटेड है, हर जगह पे कोटेड है ये। उसके बाद में जाके जब अगर मान लिया उन्होंने पाकिस्तान ने कश्मीर का कुछ हिस्सा कब्जा कर लिया था, तो आप भाई पूर्वी पाकिस्तान, आप चटगांव, ये सारी चीजें आप कब्जा कर सकते थे और उनसे निगोशिएट कर सकते थे। जब इंदिरा गांधी 1971 में इतना बड़ा वो हुआ, बांग्लादेश बनता है, तो आप इतने 71,000 सैनिक आपके कब्जे में थे, तब आप पीओके आप कब्जा कर सकते थे। ये सारी चीजें इन लोगों ने नहीं। उसके बाद आप जाते हैं, अगर आप 370 35A को इतना इंपॉर्टेंट मानते थे, तो नेहरू जी ने क्यों कहा था 370 35A घिसते घिसते गिर जाएगा, उसको परमानेंट? क्योंकि रीजन क्या है, उनको हरि सिंह को, यानी कि वहां के हिंदू लोगों को हटाना था। शेख अब्दुल्ला को, जो उमर अब्दुल्ला के बाबा है, उनको अब सीएम पीएम जो भी बनाना था, आपको ये करना था। वो सारी चीजें आज तक चली आ रही हैं। ये बात कर रहे हैं कि क्या कहते हैं भाई, आपके मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा हुआ है। और जो बात करते हैं, उमर अब्दुल्ला की हिम्मत नहीं थी जब अटल जी की सरकार चुके मिनिस्टर थे, क्यों किसी पहाड़ी का नाम बदल देते और किसी कुछ बदल देते। दूसरी चीज है पीडीपी, बार बार साफ किया जा सकता, प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी बार बार कहा जा चुका है कि 18 कुछ महीने के लिए सरकार चली और एक कॉमन मिनिमम पे था कि भाई कियोस्क नहीं, आप लोग चाहते हैं ना कियोस्क क्रिएट किया जाए, आप तो चाहते हैं बांग्लादेश जैसी स्थिति बन जाती, कुछ हो जाता, कैसे हो जाता, ये तो खुले हम आपके लीडर बोलते हैं। लेकिन राहुल गांधी इस पे कुछ नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे। अभी तो जो आप पर सवाल आएगा वो मैं पहले ही पूछ लेता हूं, क्योंकि उसमें समय बहुत जाया होगा, कि ये क्रोनोलॉजी तो तब भी थी जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी साथ में आए थे। मैं वही कह रहा हूं कि उमर अब्दुल्ला की हिम्मत थी, उसमें जाके पहाड़ी नाम बदल देते, या क्या कहते हैं, दो निशान दो विधान की बात करते, नहीं हिम्मत थी उस सरकार में। लेकिन ये क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जब जनसंघ की स्थापना, तब से एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट था, तो कोई इनके नियत पे ये कितना भी चिल्लाए, क्या झूठ, ये पहाड़ी का नाम जो है आ गया, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इससे इनकार कर रहे हैं। अश्विनी भट्ट जो एक्टिविस्ट हैं वो कह रहे हैं कि वो देख रहे हैं, ये बड़ा कंफ्यूजन है। अश्विनी जी, अगर अब आप प्रकाश डाल पाए इतनी देर में, अगर आप अपने शोध को आगे बढ़ा पाए हो तो। बिल्कुल प्रवीण जी, मैंने आपकी न्यूज डेस्क में नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऑफिशियल
जो इनका मैनिफेस्टो है वो मैंने अभी आपको ईमेल करा है, और मैं चाहूंगा कि आप जो है स्क्रीन पे उसको पेज नंबर 21 बुलेट नंबर 6 आप उसको हाईलाइट करिए। और ये गौरव जी का झूठ मैं अभी पकड़ता हूं, ये जो बहुत सटल वे से लाइव आके झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे, इनको अपना मैनिफेस्टो नहीं पता। ऑफिशियल नेम आज भी और हजारों साल से उस मंदिर, उस पहाड़ी का शंकराचार्य हिल है, हरि पर्वत है, और दोनों पहाड़ियों पे शंकराचार्य टेम्पल है और हरि पर्वत टेम्पल है। और उसको ये कोहे मारान और तख्ते सुलेमानी बोलेंगे? इनकी इतनी हिम्मत। और कांग्रेस जैसी पार्टी, नेशनल पार्टी, मुझे तो शर्म आ रही है कि इनने चंद वोटों के चक्कर में इन्होंने अपना जमीर बेच दिया है। गौरव भाई, यहां तो आपकी बात जो है वो झूठी साबित होती दिखाई दे रही है। मैनिफेस्टो इन्होंने मुझे भेज दिया है, ये मैनिफेस्टो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर है, और जो वो पॉइंट्स आपके पास बेशक 2 पन्ने हैं, लेकिन आपका 21-22 पेजेस से ज्यादा का मैनिफेस्टो है, तो बहुत सारी चीजें शायद आप भी नहीं पढ़ पाए, इसमें वो चीज मौजूद है। 44 पेज का मैनिफेस्टो है इनका। नहीं, मैंने स्वीकार कर लिया, ये मैं दर्शकों को भी दिखा रहा हूं। मैं औपचारिक तौर पर कह रहा हूं कि अश्विनी भट्ट जो बात कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे, उन्होंने मुझे भेजा है और यहां पर इस मैनिफेस्टो में वो बातें लिखी हुई हैं। और गौरव कपूर जी ने जो दिखाया वो 2 पन्ने उन्होंने दिखाए थे, तो जाहिर तौर पर मैनिफेस्टो काफी बड़ा है। उन्होंने कुछ सिलेक्टेड पेजेस दिखाए जिनमें उस बात का जिक्र नहीं होगा, लेकिन अब ये बात बहुत स्पष्ट है। अब इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। मैं आपको इस बात का जवाब देने से पहले मैं आपको एक चीज का जवाब देना चाहूंगा कि जहां तक ये बार बार ये इस तरीके का एलिगेशन जहां पार्टियों के ऊपर, खासकर हमारे ऊपर ये लगाते हैं और साथ कहते हैं कि कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि अभी जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुए, जम्मू कश्मीर को सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी को वोट मिला जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला। तो इट्स मीन के जो लोग अपनी मर्जी से डेमोक्रेटिक वे से जिस पार्टी को वो आगे ले जाना चाहते हैं, तो आपका कहने का मतलब है, मैं भाजपा के मित्र को ये चीज कहना चाहूंगा कि वो समझते कि जितने मेजॉरिटी ऑफ वोटर जो हैं जम्मू कश्मीर के, वो सारे एंटी नेशनल हैं। मैं ये चीज अगर जम्मू कश्मीर की आवाम अगर एक पार्टी को चुन के आगे ला रही है, उसमें काफी जम्मू कश्मीर में रहने वाले खाली मुस्लिम्स नहीं है, जम्मू कश्मीर में रहने वाले या हिंदू भी है, सिख भी है, जैन भी है, और कम्युनिटी के लोग भी हैं। और आप देखिए वोट बैंक जो सबसे ज्यादा अगर किसी को नंबर 1 पड़ा वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को पड़ा, और सेकंड नंबर पे आप देखिए तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं पड़ा। तो फिर आप मुझे बताइए कि ये इस तरीके का जो माइंडसेट है, ये सिर्फ एक बैठ के बात करने से इस तरीके का बात जो है क्लियर नहीं होगी। एक्चुअल ग्राउंड में क्या है, वो जब पब्लिक इस बार इलेक्शंस होंगे, वोट पड़ेगा, वो आपको पता लग जाएगा। रही दूसरी बात, जहां तक ये मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं कि उसमें ये पॉइंट है, मैं आपको एक चीज कर दूं, जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो ऐसी एक जमात है जो सभी कम्युनिटीज को बराबर लेके बराबर सोच रख के चलती है। इस तरीके का रिलीजियस माइंडसेट ना नेशनल कॉन्फ्रेंस का किसी लीडरशिप का है, ना किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी वर्कर का है। बाकी मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं कि जो चीज और हरी पर्वत को कोहे मरान का हो गया है, ये कौन सी मानसिकता, ये किस कम्युनल मानसिकता से ग्रस्त है आप कि शंकराचार्य मंदिर और हरि पर्वत मंदिर का आप नाम चेंज करेंगे? क्या नाम है उस जगह का? ऑफिशियल नेम क्या है वहां का? वी विल असेस द फिजिबिलिटी ऑफ कनेक्टिंग तख्ते सुलेमान, और उसको फिर लिखा है शंकराचार्य हिल विद कोहे मारान हरि पर्वत फोर्ट थ्रू। ये सचमुच में क्या है, मतलब क्या दिखाना चाहते हैं? और दूसरी तरफ किसको एड्रेस किया जा रहा है, और उसके बाद सबको साथ लेकर चल रहे हैं, साध रहे हैं, ये बात कैसे मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में आपको बोला था प्रवीण जी, ये वहां पे पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की होड़ लगी है कि कौन सबसे ज्यादा कट्टर। हाँ, वो रिजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, अभी बाइट मैंने सुनवाई है, वो कश्मीर रिजोल्यूशन की बात ले आए हैं, ये 370 और इसकी बात कर। गौरव भाई, यहां मामला, मतलब देखिए, हो सकता है कि कश्मीर में तो आज भी खुलकर आप ये बोल पाएंगे, लेकिन जब देश की जनता सुनती है, मैं ये भी मानता हूं कि 370 का मामला पूरे देश के इलेक्शन पर इफेक्ट कर सकता था, लेकिन जहां तक आंतरिक राजनीति का सवाल है वो बहुत अलग है, उसकी बड़ी बड़ी पेचीदा राजनीति है, और इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशंस बनते हैं। लेकिन वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीयता के साथ जा रही है, ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। यह आरोप आप पर लग रहा है। देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो आरोप है ये बिल्कुल गलत है। फिर आप मुझे इस चीज का जवाब दीजिए। मैंने आपको कहा कि अभी जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जो वोट पड़ा है एनसी को कांग्रेस का,
क्या वो खाली एक कम्युनिटी? प्रोफेसर रंजीत मिश्रा, आप इस पर क्या कहेंगे? अब आप सहयोगी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, नाम बदलने की बात हो रही है, घोषणा पत्र में ये बात जो लिखी अश्विनी भट्ट ने जो बात कही थी वो सच साबित हुई है, और इस तरह का मसला तो ये बहुत अच्छा मैसेज, आपकी राजनीति कश्मीर में तो चमक जाएगी, देश में क्या मैसेज जाएगा? देखिए प्रवीण जी, अभी जो भारत सरकार चल रही है उसमें तेलुगु देशम पार्टी का जो एजेंडा है, क्या भारतीय जनता पार्टी उसके एजेंडा से इत्तेफाक रखती है? ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और उनके प्रवक्ता को बताना चाहिए। जनता दल यूनाइटेड का बिल्कुल कई चीजों पर अलग स्टैंड रहा है, चाहे वो जातिगत जनगणना हो या यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, बिल्कुल उनका अलग टेक रहता है। एलजेपी हो, अभी लेटरल एंट्री को इनको पूरी की तरह से वापस लेना पड़ा। तो क्या टीडीपी, जेडीयू और जेडीएस और एलजेपी जैसी पार्टियां जो सर है, मैं उनका आपकी अपना एजेंडा एक है, बात बस और भारतीय इसमें ऐड जनता करना पार्टी का चाहूंगा। जो है, थोड़ा जब कश्मीर का मसला होता है ना, तो इसमें राष्ट्रीयता का मुद्दा आ जाता है, कश्मीर की अस्मिता, संप्रभुता, हमारे देश की अभिन्न हिस्से के तौर पर कश्मीर को देखना, ये सारे मुद्दे भी इंक्लूड हो जाते हैं। बाकी तो मैं जानता हूं कि राजनीति में कौन के आप लोग आम आदमी पार्टी के साथ जाते हैं या किस तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं, वो तो हम देखते ही राजनीति में इस तरह से होता है, लेकिन कश्मीर की राजनीति में आप जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जा रहे हैं तो राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस की छवि कमजोर हो सकती है, ये मेरा प्रश्न था आपसे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं प्रवीण जी, देखिए अभी इससे पहले जहां मुझे आपने रोक दिया था, ये उस समय विकास की बात कर रहे थे। मैं आपको बता रहा था कि इन्हीं के गवर्नर सत्यपाल मलिक जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि यहाँ का प्रशासन भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। उन्होंने कई भ्रष्टाचार के मामले वहां उठाए। पे राज्य का जीडीपी कितना बढ़ता है, उन्होंने ग्रोथ बीच में कितना मत होता है, बोलिए, वहां बीच में पे मत बोलिए। पर कैपिटा उन्होंने इनकम कितनी पुलवामा ग्रोथ होती है, अटैक के बारे में, 370 ठीक है, एक मिनट अनिरुद्ध जी, हाजियाबी देश के मैं चाहूंगा सामने कि प्रोफेसर मिश्रा अपनी बात खत्म कर ले, सेम पॉइंट आप भले ही नोट कर लीजिए, आप इनको काउंटर कर लीजिएगा ताकि हम सुन भी पाए कि आपका काउंटर क्या है। जी बोलिए प्रोफेसर मिश्रा। प्रवीण जी, मैं यही कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार के जिस तरह के मुद्दे सत्यपाल मलिक जी ने उठाए, क्या इन्होंने उसकी जांच करवाई? बिल्कुल नहीं करवाई अभी तक। पुलवामा अटैक के बारे में इनके खुद के राज्यपाल ने क्या कहा, ये पूरे देश के सामने है। आतंकवाद के मामले हम इस पर कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन अनिरुद्ध जी इस पर अपनी बात रखिए, एक बार सुन लेते हैं। मुझे बात पूरी करने दें। पिछले 70 दिनों में 19 आतंकवादी हमले हुए हैं जम्मू कश्मीर में, और वो भी कहां? जम्मू में, रजौरी में, पुंछ में, कठुआ में, पहले कितने आतंकवादी हमले होते थे? शांति थी। 26/11 मुंबई तक घुस के आतंकवादी हमला होता था। ठीक है, मैं आपके सवाल को संक्षेप में आपकी सारी बातों को रख देता हूं। एक तो सत्यपाल मलिक साहब के जो आरोप रहे उस पर प्रश्न हो रहा है, दूसरा आतंकी हमलों पर। हालांकि मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि आतंकी हमलों से ज्यादा अभी सर्च ऑपरेशन बढ़े हैं, तो निकाल के चुन चुन कर भी मारा जा रहा है, इसलिए घटनाएं ज्यादा आती हैं। ये भी मैं स्पष्ट कर दूं दर्शकों की जानकारी के लिए, राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह, लेकिन अनिरुद्ध जी आप इस पर अपनी टिप्पणी रखें संक्षेप में। मैं थोड़ा अश्विनी जी को भी शामिल करना चाहूंगा। 370-35 हटने के बाद क्या हुआ? एम्प्लॉयमेंट रेट वहां पे, ग्रोथ वहां पे होता है, पर कैपिटा इनकम वहां पे बढ़ता, इंडस्ट्रियल ग्रोथ वहां पे होता, पत्थरबाजी वहां पे कम हो जाती। आतंकवादी घटना जो मुंबई तक घुस के और दिल्ली तक कोई व्यक्ति सेफ नहीं महसूस करता था, सुबह जाएगा शाम को नहीं आएगा, वो कुछ तालुका में जाके सीमित हो जाता है। ये वहां पे शांति नहीं चाहते हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी जी 54 नहीं 74 साल के हो जाए, वहां 37 नहीं 370-35, ये वहां कभी नहीं वापस लग सकता है। कश्मीर अमन चैन, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, टूरिज्म, इनको लगता है सबसे ज्यादा टूरिस्ट वहां पे जा रहे हैं, कश्मीर के अंदर जा रहे हैं। जहां पे लाल चौक पे लोग जाते हुए डरते थे इनके टाइम पर, आज वहां तिरंगा लेके जा रहे हैं लोग, वहां पे तिरंगा फहरा रहे हैं। ये इनको बड़ा कचोटता रहता है, क्योंकि जिस तरीके से नेहरू जी ने पीओके उठा के दे दिया, अक्साई चीन को उठा के दे दिया, ये चाहते हैं कि पूरा कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया जाए। इनके अंदर दर्द ये है, क्योंकि एक्सीडेंटल हिंदू थे ना नेहरू जी, और क्या कहते हैं वही नेहरू का नहर के किनारे पे, तो विषयांतर भी हो जाएगा। दूसरा मैं चाहूंगा कि इन मुद्दों वही है, अभी उस पर मिश्रा जी भी बोलेंगे, चर्चा कहीं की कहीं चली जाएगी, लेकिन अश्विनी जी मुझे बिल्कुल आप उनका डिस्क्रिमिनेशन समझिए ना। एक वर्ग के लिए आपके लिए ये कहते हैं कश्मीरी पंडित पार के भगा दिए गए, रेप किया गया महिलाओं को, उनका आधा से काट दिया गया, बाप के सामने बेटी को रेप करके, तब तो नहीं कोई बोलने वाला था। यही कांग्रेस पार्टी थी जो 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, और आपके नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था कि इंदिरा जी दुर्गा की अवतार है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके राष्ट्रभक्ति पे आप सवाल खड़े करते हैं। जी
अश्विनी जी, अब मुझे थोड़ा सा बताइए, ये पॉलिटिकल बहस तो चलती रहेगी, लेकिन क्योंकि आप कश्मीर के मुद्दों को जानते हैं, बहुत सारी चीज़ों में भुक्तभोगी हैं, इस बार जो चुनाव हो रहे हैं और जिस स्तर पर हो रहे हैं 10 साल बाद में, अभी हालात क्या हो गए और आपको क्या लगता है कि सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करना, उनको एनकरेज करना, उनको अपने साथ लाने के प्रयास करना, ये इस बार के चुनाव में सबसे ज़्यादा हावी रहने वाला है? बिल्कुल, बिल्कुल, उसमें कोई शक की बात नहीं है। देखिए, जे.एंड.के के मेजरली जो कश्मीर डिवीजन में है, वहां पे पिछले 370 के एब्रोगेशन के बाद बहुत सारी चीजें सही हुई हैं। जो टेरर नेटवर्क था वहां पे, उसको कहीं ना कहीं उस पे बहुत नकेल लगी है। टेरर फंडिंग पे बहुत नकेल लगी है। जितने भी सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी और जमाते इस्लामी का जो काडर था वहां पे, वो अभी जेल में है। और इसी से अगर आप देखोगे तो पिछले 5-6 साल में वहां पे स्टोन पेल्टिंग और वो घटनाएं नहीं है। यही अगर कमिंग बैक की नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है और जिसके साथ अब कांग्रेस अलाइन हो रही है, उसको अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं वो उनमें वो कश्मीर में वो सेंटिमेंट, उस सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट को बहुत उसमें हवा ही नहीं दे रहे हैं। उस आग में वो घी डालने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सब, उनका एक पॉइंट है, हम सब वी विल फ्री ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स। कौन पॉलिटिकल प्रिजनर है अभी जो जेल में है? जो जेल में है वो सब सेपरेटिस्ट हैं। वो जो सारे स्लीपर सेल हैं, सेपरेटिस्ट हैं, जमाते इस्लामी का काडर है, उनको आप फ्री करोगे? इज दैट व्हाट यू आर आस्किंग फॉर? और जितनी भी सटल ओवर्ट और कोवर्ट वे में अगर आप देखोगे, दे आर ट्राइंग टू वो उस अलगाववाद के उस सेंटिमेंट को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमें, क्योंकि वहां पे दो पार्टीज के आपस में इसमें बहुत होड़ है। एंड मुझे अभी ऐसा इस बोलने में कोई वो नहीं होगा। तो दे आर ट्राइंग टू प्ले गुड कॉप बैड कॉप। नेशनल कॉन्फ्रेंस मोस्टली कश्मीर वाले डिवीजन का जो वोट बैंक है उसको पैंडर करेगी, एंड कांग्रेस जो है वो जम्मू डिवीजन के करेगी, एंड इसीलिए ये साथ में आ रहे हैं। इवेंचुअली वही होता दिख रहा है। बाकी बहुत अफसोसनाक है कि एक नेशनल पार्टी एक सेपरेटिस्ट माइंडसेट के एजेंडा के साथ अपने आप को अलाइन कर रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है। प्रोफेसर मिश्रा, ये काजल की कोठरी, आप कितना जतन कर लें, इस पे दाग तो लगना ही लगना है कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की कई नीतियों, वहां पर जो सेपरेटिस्ट को एनकरेज करना या उनको साथ लाने के प्रयास जैसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं, उसमें आपका भी इन्वॉल्वमेंट ना चाहते हुए, बड़े परिप्रेक्ष्य में आप नहीं चाहेंगे, मैं समझ सकता हूं, लेकिन कश्मीर की राजनीति और कश्मीर में आप अपने हित साधते हैं, तो मैं बार बार पूछ रहा हूं आपसे, पूरे देश में मैसेज अच्छा नहीं जाएगा? प्रवीण जी, ये पूरे देश में मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है। वो कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और वो हमेशा बना रहेगा। कांग्रेस पार्टी इसकी हिमायती रही है। और दूसरी बात आपको बता दूं कि अभी भट्ट साहब को आप सुना रहे थे, इससे पहले के डिबेट में मैं भी था। मिस्टर पंडित थे आपके कश्मीरी एक्टिविस्ट। उन्होंने क्या कहा था कि भारतीय जनता पार्टी केवल जुमला देती रही है, आज तक कश्मीरी पंडित के हितों में कोई फैसला नहीं किया। तो वास्तविकता यह है कि ये भले ही उनके नाम पर राजनीति करते रहे हों, लेकिन वास्तविकता यह है कि कश्मीरी पंडितों के लिए इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। दूसरी बात ये समझ लीजिए कि अभी मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, कांग्रेस के राष्ट्रवादिता पर वो सवाल खड़ा करते हैं। अरे भाई, जिस बांग्लादेश की वो चर्चा कर रहे थे, उस बांग्लादेश का 2 टुकड़ा, अगर पाकिस्तान का 2 टुकड़ा किया था तो वो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने किया था। और अटल बिहारी वाजपेयी ये तो कही बात आपने, ये बात तो आपने कही, ये हम सब जानते हैं, इतिहास है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रवादी होने पर सवाल खड़े करती है। मुझे लगता है कि ये दोहरा रवैया है उनका। उनको जब सुविधा होती है तो वो पीडीपी के साथ भी शासन चलाते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी चलाते हैं, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी वही सत्ता का गठबंधन करती है या वहां के जनता के हितों के लिए गठबंधन करती है, तो इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा अश्विनी जी, मुझे आप जो बोलना चाहते हैं तो वो तो बोलिएगा आप, लेकिन मुझे ये भी बताइए कि कश्मीर की अपनी सियासत है, आपके अपने मुद्दे हैं एक्टिविस्ट के तौर पर, लेकिन इसके बावजूद वहां पर अल्टीमेटली वहां की जनता के दिमाग में क्या चल रहा है, जहनियत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहां बैठकर पॉलिटिकल पॉलिसीज पर, मैनिफेस्टो पर तो कर लेते हैं बात,
लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वहां पर जहनियत क्या है, लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त, और अल्टीमेटली पॉलिटिशियंस की मजबूरी क्यों है कि वो इस तरीके के कॉम्बिनेशंस पर जाएं, पहली चीज। दूसरा, इस तरीके के वादे करें जो हमें आपको चुभने वाले हैं, दिल्ली में बैठकर लग सकते हैं। ये थोड़ा समझाइए भी मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। उससे पहले मैं रंजीत जी की उनकी टिप्पणी का उत्तर दूंगा। रंजीत जी देखिए, आप में और मुझ में यही फर्क है कि आप पॉलिटिशियन, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं। आई एम ए प्रोफेशनल। यहाँ डिबेट का जो आज टॉपिक है, शीर्षक है, वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और आपका अलायंस और जो मैनिफेस्टो। तो इसलिए मैं उसी टॉपिक पे, डिबेट ऑफ द टॉपिक पे लिमिटेड हूं। मैंने अपने एक मेरा वाक्य बताइए जहां मैंने बीजेपी को एग्जॉनरेट किया, जहां मैंने उनको जो है उनको ये बोला कि उनने कश्मीरी हिंदूज के लिए कोई बहुत बड़ा काम बहुत किया। अच्छा काम आई डिड नॉट से दैट। मैंने वो नहीं बोला। और मैं लिमिटेड अपने, जब वो टॉपिक ऑफ द डिबेट होगा, मैं, आप प्लीज आइएगा, मैं आपको उस पे 1 घंटा आपके साथ बैठ के उस पे हम चर्चा करेंगे। अब प्रवीण जी, आपका जो क्वेश्चन है आपका, देखिए, जो मेजॉरिटी जो ये खाली जे.एंड.के का नहीं है मुद्दा, ये खाली जे.एंड.के का नहीं है, ये हर स्टेट इलेक्शन में कुछ लोकल मुद्दे होते हैं, कुछ लोकल फॉल्ट लाइंस होती हैं। जम्मू एंड कश्मीर हिस्टोरिकली, देयर इज अ हिस्टोरिकल बैगेज, और उसके लिए मैं उसमें जाना नहीं चाहूंगा, बट एक फिर परसेप्शन क्रिएट किया जाता है कि आपकी आइडेंटिटी छिन गई। 370 से किसकी आइडेंटिटी थी? कुछ परिवारों का वहां, 2-3 परिवारों का वहां राज चलता था, और उनको बिल्कुल ओपन लाइसेंस था लूट खसूट करने का। इज दैट आइडेंटिटी? वहां के जो हमारे शेड्यूल ट्राइब जो हमारे भाई बहन हैं, वो नौकरी तक नहीं पा सकते थे एक स्वीपर को की नौकरी छोड़ के, क्या उसको हम आइडेंटिटी कहेंगे? तो ये जो इमोटिव, अश्विनी जी, मेरा प्रश्न ये था कि वहां पर जो जहनियत है, मतलब उनको एंटरटेन, इस तरह के वादों को एंटरटेन क्यों किया जा रहा है? उसका इंपैक्ट होगा तभी तो ना, बढ़ चढ़कर दोनों में होड़ है पीडीपी। इमोटिव, यस, बिकॉज़ जनता इमोशनल है। कुछ इमोटिव उनको, राजनेता इस खेल में बहुत परिपेक्ष होते हैं, तो इसको, इट्स एन इमोटिव इशू। एंड सेकेंडली, देयर इज स्टिल अ कार्डर, लेट मी नॉट, डोंट गेट मी रॉन्ग, देयर इज स्टिल एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पे, एक कार्डर है, एक माइंडसेट है, एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन में विच इज स्टिल टेक्निकली एक एनालिस्ट के तौर पर मुझे बताइए, टेक्निकली एक एनालिस्ट के तौर पर बताइए। हम, ठीक है, मैं इमोशनल और आपके जो मुद्दे हैं उसके आधार पर तो समझ गया, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस, जैसा आपने कहा कि ये इधर जम्मू वाला इलाका संभालेंगे, वो उधर का संभालेंगे, इस लिहाज से क्या ये कॉम्बिनेशन एक तरीके से जो है एक बड़ी ताकत बन गए यहां पर इस इलेक्शन में? अभी ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी प्रवीण जी, क्योंकि काउंटर प्रोडक्टिव होता है। जो आप नैरेटिव, फॉर एग्जांपल रिपील ऑफ आर्टिकल 370, या सब सो कॉल्ड फ्रीडम, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ने, जो कि सेपरेटिस्ट हैं, या शंकराचार्य हिल, या हरी पर्वत का नाम आप चेंज करके कोहे मरान और तख्ते सुनम, तो एक ऑडियंस को तो ये पैंडर करेगी, बट ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा ऑन द अदर साइड ऑफ इट। तो वो देखना पड़ेगा कि आगे, अभी मैंने वही कहा था, देखिए आपकी कई बातें हैं, आपको, मुझे बहुत सतर्कता से कई बातें जब कश्मीर पर बात करते हैं तो हमें बोलनी पड़ती हैं। लेकिन मुझे ये बताइए अनिरुद्ध जी कि आप लोगों की तैयारी क्या है, आपका स्टेक क्या है? मैंने पहले भी इस सवाल पर थोड़ा सा फोकस करिए कि आपका स्टेक क्या है जम्मू कश्मीर में, आपकी रणनीति क्या है? ठीक है, कांग्रेस की गलत सही जो भी आप कह रहे हैं, आप उनकी रणनीति पर टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन आप किस तरीके से जा रहे हैं मैदान में? प्रवीण जी, पहली चीज ये है कि जो विरोधी है उनके नियत को एक्सपोज करना, ये सबसे जरूरी है कि देश के लिए कौन लोग जरूरी है, कौन लोग नहीं जरूरी है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार आते टीवी चैनल पे, ये ढोल पीटते 1971 में इंदिरा जी ने ये कर, अरे भाई, राजनीतिक सूझ अगर इंदिरा जी के अंदर इतनी ज्यादा थी तो गुरु नानक जी जहां पैदा हुए थे और गुरु नानक जी ने जहां पे अपनी अंतिम सांस ली थी, दोनों हिस्से पाकिस्तान से ले ही सकती थी। अगर मान ले नेहरू जी ने गलती कर दी तो बेटी सही कर देती, नेहरू जी ने पीओके देके गलती कर दिया तो बेटी सही कर देती। 90,000 सैनिक उनके पास में कंट्रोल में थे, पूरा पाकिस्तान उनके चरणों में हो सकता बैठा रहता। दिक्कत यह है कि ये लोग ढोल बजाते हैं, कई चीजें टीवी चैनल बोल देंगे तभी चिल्लाने लगेंगे, क्योंकि जैसे राहुल गांधी वैसे इनके सारे प्रवक्ता होते हैं। इन लोगों को एक्सपोज करना भी जरूरी है, क्योंकि ये लोग बार बार कहेंगे कि अरे भैया, लेटरल एंट्री एक मुद्दा होता है, लोजपा के साथ एक अलग बात, टीडीपी के साथ अलग, क्या वो देश विरोधी नारे लगा रहे हैं बैठ के वहां पे? ठीक है, उनके बीच में पॉलिटिकल थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन होता है, हम लोग चर्चा करते हैं,
लेकिन आपके साथ में क्या है कि आप देश विरोधी ताकतों के साथ खुलेआम खड़े हुए नजर आते हैं और उसको इंडोर्स करते हैं, और कहीं भी आप उस पर काउंटर नहीं करते हैं कि चलिए मैं रिबटल कर रहा हूं इस चीज पे, मैं तो साथ में नहीं हूं। इनके प्रवक्ता देख लिए 10 बातों पे चर्चा हो रही थी, ठीक है, मल्टीपल चीजें हो गई, लेकिन कुछ चीजें आपने इंपॉर्टेंट बोली है प्रोफेसर, क्योंकि चर्चा का अंतिम दौर है। प्रोफेसर मिश्रा कुछ कहना भी चाह रहे हैं इस पर। जी रविंद्र जी, पूरे बातचीत में आपके प्रश्न का कोई जवाब अनिरुद्ध जी ने नहीं दिया। दूसरी बात कि ये नेहरू और गांधी की बात तो करते हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी यूक्रेन गए थे, वहां के राष्ट्रपति ने उनको बताया कि पंडित नेहरू की नीति ही है जो आज भी भारतीय विदेश नीति का आधार है। तो वहां तो नेहरू जी का वो बड़ा सम्मान करते हैं और संसद में खड़े होकर शब्द पर शब्द बोलते हैं। तो हमारे सर पे बाल नहीं, उसको भी सर कटा के दे देंगे नेहरू जी, क्या आपके सर पे बाल नहीं? ये थी पंडित नेहरू की नीति। पुस्तक होते हैं और जिस नीति कारण महात्मा गांधी जी ने उनको प्रधानमंत्री बनाया, वही नीति सर्वनीति उन्होंने सुन ही नहीं पाएंगे बात को। ठीक है, क्योंकि गौरव जी अभी बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे, और गौरव जी मुझे लगा कि आप कहीं चर्चा छोड़कर तो नहीं चले गए, क्योंकि मामला बड़ा गड़बड़ हो गया था। लेकिन फिर भी मुझे आप बताएं, अब अगर कोई करेक्शन करना चाहें, अश्विनी जी की बात सही निकली थी, और इतनी देर में अगर आप कुछ इस पर विचार कर पाए हो तो चलते चलते इस पर अपनी टिप्पणी रखें। मैं चलते चलते सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूंगा कि जितनी भी ये बातें करते हैं, आप सिर्फ थोड़ी देर रुक जाइए। 1-1.5 महीने की बात है, आपको जम्मू कश्मीर की आवाम ये बता देगी कि उन्होंने किसके हाथ में जम्मू कश्मीर की जो भागडोर दी है वो किस जमात के, किस पार्टी के हाथ में दी है। और ये जितनी बातें करने वाले, जो कम्युनल फसाद करवाने वाले कौन है कौन नहीं है, ये सब चीजें जो है वो स्पष्ट हो जाएंगी। आप सिर्फ थोड़ा 1-1.5 महीने का इंतजार करिए। देखिए यहाँ पर मुकाबला जो है वो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने कॉम्बिनेशन बनाया है, ये हो सकता है कि स्ट्रांग हो। बीजेपी जो है वो ताकत से लड़ेगी, बीजेपी के अपने मुद्दे हैं, लेकिन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कश्मीर के जो मुद्दे बीजेपी ने उठाए वो ज्यादा महत्व के बीजेपी के लिए दिखाई देते हैं बनिस्बत कश्मीर की राजनीति में वो अपनी जमीन मजबूत करें। घाटी में इस बार चुनाव लड़ने का साहस दिखाएंगे या लोकसभा की तरह घाटी से पूरी तरह से भाग जाएंगे? ठीक है, मैं भी पूछता अलग तरीके से पूछता है सवाल, चुनाव लड़ने का साहस मैं भी ये सवाल पूछना चाह रहा था, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से पूछता। अनिरुद्ध जी थोड़ा सा बताइए मुझे, मैं फिर से वही सवाल पर आता हूं, आपका स्टेक क्या रहेगा? बहुत सारे लोग जो सुन रहे होंगे कि नहीं बीजेपी सही कह रही है, तो आप जम्मू कश्मीर में क्या करने वाले हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी का सिर्फ एक ही नारा है कि इंक्लूसिव ग्रोथ, ऑल इंक्लूसिव ग्रोथ डेवलपमेंट। वहां देखिए टूरिज्म सबसे ज्यादा बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। चुनाव में पे हो रहा है। वहां देखिए क्या कहते हैं कि जीडीपी वहां का देखिए पर कैपिटा इनकम वहां की ग्रोथ हो रही पहले से। ये लोग बता रहे हैं कि अरे भैया ठीक है, कई सवाल होते हैं, अनुत्तरित रहते हैं, और मैं समझ सकता हूं मजबूरी होती है पार्टी प्रवक्ताओं की, और ये दोनों ही तरफ से होता है। लेकिन आप सभी का मैं बहुत गौरव जी संक्षेप में बोलिएगा जो भी कह रहे हैं, बोलिए। एक सेकंड, भाजपा के मित्र जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, हमने ये किया वो हुआ। अब ये भी बता दिए कि जब से भाजपा इनडायरेक्ट वे से थ्रू एलजी साहब से रूलिंग कर रही है, कितनी सिविल जो है वो किलिंग हुई है, और कितने, ठीक है, ये एक डिस्कशन का पूरा अपने आप में एक विषय है, ये एक डिस्कशन का अपने आप में विषय है। कुछ जो पॉजिटिव पॉइंट्स थे, आप थे नहीं चर्चा में, अश्विनी भट्ट जी ने उन पॉइंट्स को रखा है, उन्होंने बताया भी कि कुछ क्या चीजें कम हुई हैं, क्या बेहतर हुआ है। हालांकि प्रोफेसर मिश्रा ने उस पर विरोध भी जताया, लेकिन सचमुच में ये जो चर्चा रही, ये कश्मीर की राजनीति और वहां जो कंफ्यूजन है उसको बहुत सफाई से उजागर करती है, और ये मैं दर्शकों के सामने छोड़ता हूं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। अनिरुद्ध जी आपका, प्रोफेसर रंजीत मिश्रा आपका, गौरव जी आपका, अश्विनी भट्ट जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।